हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुनील। मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्वीट पार्लर में न्यू कंप्रेसर कैसे फिट करेंगे। और ये देख सकते हैं हमने नया कंप्रेसर की ओपनिंग कर ली है और इसमें रिले की एसेसरीज है और साथ में यह एक कंप्रेसर है जो कि KCN 444 नंबर का कंप्रेसर है ये, और सॉरी KCJ कंप्रेसर है ये। तो देख सकते हैं आप, इसे हमने बॉक्सिंग से बाहर निकाला है और ये देख सकते हैं कंप्रेसर का बॉक्स, और ये इसका कंप्रेसर है जो कि बॉक्स से हमने निकाले हैं। और इसका पुराना कंप्रेसर ये रखा है और ये मशीन है दोस्तों, इसमें हमें कंप्रेसर फिट करना है। यहाँ पर वोल्टेज की प्रॉब्लम के कारण यह कंप्रेसर बैठ गया था, ख़राब हो चुका था। तो सबसे पहले हम इसकी जगह को साफ़ कर लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि अच्छे से काम हो, जिसमें हमें मज़ा भी आए काम करने में। तो ये देख सकते हैं हमने पुराना कंप्रेसर इसका ओपन कर लिया है यहाँ से, और इसकी ये डिस्चार्ज लाइन है, इसे भी ओपन कर लिया है। साथ में यहाँ पे ये पुराना कंप्रेसर के साथ में हमने नया कंप्रेसर है, देख सकते हैं सेम टू सेम है। इसमें कोई हम अल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। यदि अल्ट्रेशन करते हैं दोस्तों तो कूलिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर पूरा इसका डाटा दिया हुआ है, कैपेसिटर रिले कौन सा लगेगा। तो हम सबसे पहले दोस्तों इसमें चार्जिंग लाइन जो कि NRV वाल लगाते हैं, तो उसे हम अच्छे से बाहर ही जोड़ लेंगे ताकि फिटिंग करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अंदर साइड में ये जॉइंट लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है हमें। तो दोस्तों हम पहले इसकी चार्जिंग लाइन को जोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि इसके पाइप थोड़े मोटे होते हैं, तो इसे गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। तो अच्छे से हीट करना है और उसके बाद ही इसे जॉइंट करना है। लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर साइड में यदि प्रॉब्लम आती है तो फिर दिक्कत होती है दोस्तों। अंदर हम टाका नहीं लगा पाएंगे, इसलिए बाहर ही अच्छे से जॉइंट लगा लेना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम इसमें डिस्चार्ज पाइप को भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। हर प्रोसेस को 1 बाय 1 करते जाएंगे और इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए बाद में, क्योंकि बाद में अंदर जब कंप्रेसर फिट हो जाता है तो फिर हमारे लिए परेशानी बन जाती है दोस्तों। तो इसीलिए पहले ही अच्छे से जॉइंट लगा लें बाहरी, और उसके बाद कंप्रेसर को थोड़ा ठंडा होने देंगे। और उसके बाद हम इस कंप्रेसर को यूनिट के अंदर में फिट करेंगे दोस्तों। और ये तब तक, जब तक हमारा कंप्रेसर ठंडा हो रहा है, तब तक हम थोड़ी सी इसकी साफ़ सफाई क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों अंदर का एरिया एक ही बार साफ़ होता है जब कंप्रेसर खुलता है। तो दोस्तों हमने इस तरह से यहाँ पर कंप्रेसर को रखना है और फिटिंग करना है प्रॉपर पाइप को देखते हुए, क्योंकि ट्यूब जो होते हैं एक बार बेंड हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमें यहाँ पर पाइप को बेंड नहीं होने देना, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखेंगे। और इसकी जो बॉडी होती है दोस्तों, यह बॉडी काफ़ी शार्प होती है, हाथ पैर में लगने का डर होता है, तो उससे भी थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। हाथ पैर में जख्म ना लगे, चोट ना लगे, उसको देखते हुए यहाँ पर कंप्रेसर को फिट करना है। अब यहाँ पर हम दोस्तों 4 नट बोल्ट लगे हैं, तो इस कंप्रेसर को प्रॉपर तरीके से कसना होगा, नहीं तो वाइब्रेशन की साउंड भी आ सकती है, तो बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका लिए हम लोग यहाँ पर कंप्रेसर को अच्छे से प्रॉपर फिटिंग करेंगे और उसके नट बोल्ट वाशर ग्रोमेट के साथ में इसे फिट कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिटिंग कर ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। और एक के बाद एक प्रोसेस हमारी करते रहना है। कंप्रेसर फिटिंग करना है, पाइप जोड़ना है, और इसके बाद हम इसकी फ्लैशिंग भी करेंगे, क्योंकि बिना फ्लैश किए यूनिट को गैस चार्ज नहीं करना है दोस्तों। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कंप्रेसर फिट कर लेना है।
दोस्तों यह स्वीट पार्लर होता है जिसमें केक वगैरह रखते हैं और मिठाई वगैरह भी रखते हैं। छेना वगैरह जो आइटम होते हैं ये उस काम के लिए होता है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ़ैन लगा हुआ है उसके जस्ट सामने में कंडेंसर कॉइल लगी होती है, तो उसे भी दोस्तों ब्लोअर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके ऊपर डस्टिंग नहीं होना चाहिए। यदि उसके ऊपर डस्ट ज़्यादा रहेगी तो प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगी दोस्तों, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और कई बार कंडेंसर कॉइल पे डस्ट होती है तो यूनिट काम नहीं करता है। उस कंडीशन में हमें इस यूनिट की सर्विसिंग करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर तो कंप्रेसर की प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर कंप्रेसर अभी फिट करने जा रहे हैं और डिस्चार्ज लाइन वगैरह सब हमने जोड़ लिए है। कंप्रेसर को टाइट फिटिंग करना है। देख सकते हैं आप, ये कंप्रेसर हमारा लगभग फिट हो ही चुका है। इसके चारों नट बोल्ट हमने कस दिए हैं। अब इसके बाद में डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसर के साथ में कनेक्ट करना है और उसमें भी एक जॉइंट लगाना है। तो इस तरह से हम बड़े सावधानी पूर्वक जॉइंट लगाएंगे दोस्तों। अंदर बॉडी डैमेज ना हो, किसी प्रकार से जले ना, उसकी भी सावधानी रखना होगा यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, हमने बड़े सावधानी से यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है। देख सकते हैं ज़बरदस्त टाका लगा हुआ है। और ये है हमारी कंप्रेसर की सक्शन लाइन। तो इस सक्शन लाइन में दोस्तों हमें दूसरी सक्शन लाइन को जोड़ना है। उसके पहले दोस्तों यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे। ये देख सकते हैं इसकी रिले एसेसरीज़ है जो कि कंप्रेसर के साथ में आई थी। तो हमने उसमें न्यूट्रल फेस की सप्लाई जोड़ ली है, कैपेसिटर ऐड के लिए है और यहाँ पे कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये तीनों कनेक्शन को कंप्रेसर में कनेक्ट करना होगा। ये देख सकते हैं इसमें रिले 4142 का लगा हुआ है रिले और 80-100 का कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें OLP भी लगा हुआ है। और साथ में ये देख सकते हैं इसमें थिम्बल पिन लगी हुई है 2, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग में फिट होगी। और ओवरलोड पे जो पिन दी हुई है यह हम कॉमन पे जोड़ेंगे। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। तो कर लेते हैं हम फटाफट से इसकी वायरिंग। तो यहाँ पर ओवरलोड पे भी कुछ नंबर लिखे हैं, तो आप उसकी डायग्राम पे देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसे पूरा बॉक्स को फिटिंग कर लिया है और इसे अंदर प्रॉपर जगह पे इसे फिट कर लेना है जहाँ पर पुराना रिले लगा था। ये देखिए इस जगह पे रिले का बॉक्स फिट था पुराना वाला। तो इसी जगह पे दोस्तों हम उस रिले को भी फिट कर लेंगे और इसमें एक बोल्ट कस देंगे ताकि रिले का जो बॉक्स है वो हिले डुलेगा नहीं और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी फ्यूचर में नहीं आ सकती। तो उसको देखते हुए हमें यहाँ पर काम करना है। हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम होती है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे कंपनी लगाती है उसी तरह से आपको भी इसी तरह से काम कर लेना है। तो बाद में दिक्कत नहीं होगी और काम भी अच्छा लगता है, परफेक्ट काम लगता है और रिज़ल्ट भी प्रॉपर मिलता है। ये हम इसको सामने की तरफ हल्का सा घुमा देते हैं ताकि कभी कोई खोलेगा तो उसे बाद में दिक्कत ना हो, बाहर के बाहर उसे सब चीज़ें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम ओवरलोड प्रोटेक्टर को फिट कर लेते हैं और उसके बाद में कॉमन पे थिम्बल पे ऐड कर देंगे दोस्तों। और रनिंग और स्टार्टिंग जो पिन दी हुई है उसे खासकर ध्यान में रखना है। कलर कोड वायरिंग होती है इसकी। इसमें येलो कलर जो होता है वो स्टार्टिंग होता है और रेड कलर जो होता है वो रनिंग होता है और जो ब्लू है वह कॉमन पे सप्लाई जाती है ओवरलोड के माध्यम से। तो ये कनेक्शन आपको याद रखना है।
यदि एक वायर भी हमारा मिस होता है दोस्तों तो कंप्रेसर ख़राब होने का डर होता है। तो यहाँ पर वायर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ये हमारा भाई अब सप्लाई लगाएगा यहाँ पर और हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं फ़ैन मोटर घूमने लगी है, कंप्रेसर भी शुरू हो गया है। और अब हम इस यूनिट को फ्लैश कर लेते हैं एवापोरेटर को। तो इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेशर होल्ड करके छोड़ते जाएंगे ताकि जो भी डस्ट ऑयल वगैरह कॉइल के अंदर रहती है वह निकल जाती है और प्रॉब्लम नहीं आएगी सिस्टम के अंदर में, चोकिंग प्रॉब्लम। क्योंकि यदि प्रॉपर फ्लैशिंग नहीं होती है तो चोकिंग की समस्या आती है दोस्तों इस यूनिट के अंदर। ये देखिए कंडेंसर फ़ैन चल रहा है और हमने कंडेंसर की भी सर्विसिंग कर लिए थे। अब यहाँ पर हमें सक्शन लाइन को जोड़ना है और उसके बाद वैक्यूम की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास में वैक्यूम पंप भी रखा हुआ है दोस्तों। तो हम अभी फ्लैश कर लेते हैं अच्छे से प्रॉपर, क्योंकि फ्लैश बार बार नहीं होता है तो हमें फ्लैशिंग अच्छे से करना है। उसके बाद यह जो पाइप दिखाई दे रहा है कॉपर ट्यूब, इसे हम यूनिट में जोड़ेंगे। जिस तरह से पहले लगा हुआ था सेम उसी प्रकार से हमें उस पाइप को सही जगह पे व्यवस्थित रूप से फिट कर लेना है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमें प्रॉपर टेम्परेचर बनाकर उस ट्यूब को जोड़ लेना है। और जो ब्रेजिंग रॉड का यूज़ करते हैं दोस्तों तो वह भी कॉपर की होना ज़रूरी है। मार्केट में और भी प्रकार की कॉपर ट्यूब ब्रेजिंग रॉड मिलती है। ब्रेजिंग रॉड लोकल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि कई बार ब्रेजिंग रॉड ख़राब होने के कारण भी हमारे शोल्डर जो होते हैं ब्रेजिंग होती है वह फेल हो जाती है और लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास में अच्छी वाली जो कॉपर ब्रेजिंग रॉड होती है टोट लाइन की, वह यूज़ करते हैं दोस्तों हम। या तो गोदरेज की भी आती है, टोट लाइन की आती है, और भी मार्केट में अलग अलग कंपनी की मिलती है। तो जो आपको अच्छी मिले, जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है, वह ब्रेजिंग रॉड लेना है और वही यूज़ करना है दोस्तों। लोकल ब्रेजिंग रॉड नहीं लेना है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये हमने अंदर में जो सक्शन लाइन लगी थी उसमें हमें सक्शन पाइप को जोड़ लेना है। अब उसके बाद हम इसी ट्यूब का जो दूसरा सिरा है उसे कंप्रेसर में जोड़ना है। तो थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें, क्योंकि काफ़ी गर्म हो चुका है यह पर ट्यूब। अब यह ठंडा होता है तब तक दूसरा कुछ कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जॉइंट प्रॉपर लग गया है। अब इससे हम इस ट्यूब को कंप्रेसर के सक्शन लाइन में जोड़ना है और ये देख सकते हैं बड़े प्यार से इस ट्यूब को मोड़ना है। ये देखिए प्रॉपर जगह पे फिटिंग आ गई है। अब बारी आती है इस ट्यूब को जोड़ने की। तो हम इसे भी इसी तरह से जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने जॉइंट लगा दिया है सक्शन का। यहाँ 2 जॉइंट लगे थे। अब NRV वाल में जो पिन लगी हुई होती है हम उसे भी फिट कर लेते हैं। हमने अभी खोल लिए थे, क्योंकि यह ट्यूब गर्म होता है ना दोस्तों, तो ये पिन जो होती है इसके अंदर एक रबर होती है, वह गर्म होकर ख़राब होने का डर रहता है। तो हम उसे पहले खोल लेते हैं और उसके बाद जॉइंट लगा के फिर से हमें ये पिन लगा लेना है ताकि वह डैमेज ना हो। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप फिट कर लिया है अपना और सिस्टम को ऑन कर लिया है। अब यह लगभग 15 मिनट के लिए हम इस वैक्यूम पंप को ऑन कर लेंगे और वैक्यूम प्रोसेस में डाल देते हैं। 15 मिनट में अच्छी तरह से वैक्यूम हो जाएगा। उसके बाद ही हम इस यूनिट के अंदर में गैस चार्ज करेंगे दोस्तों। और इस कंप्रेसर के अंदर में 134 गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंप्रेसर में भी लिखा होता है 134। बहुत सारे लोग हाइड्रोकार्बन का भी इस्तेमाल करते हैं और मौसम के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि कई बार पानी मॉइस्चर वाला जो टाइम होता है उस कंडीशन में हाइड्रोकार्बन का यूज़ करते हैं।
और अच्छा टेम्परेचर है, गर्मी है, तो उस कंडीशन में हम 134 का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें 134 का यूज़ कर रहे हैं। 134 की कूलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, कंडेंसेशन थोड़ा कम होता है, हीटिंग कम होती है और कूलिंग पावर ज़्यादा होता है। और हाइड्रोकार्बन जो गैस होती है उसमें कंडेंसेशन ज़्यादा होता है, हीटिंग ज़्यादा होती है और कूलिंग थोड़ी सी कम होती है। तो यही डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इसमें 134 हमने गैस चार्ज कर दिए है। शॉर्ट वीडियो बन रहा था इसलिए हमने इसे कम कर दिया है। तो यह यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।